हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इसमें हम प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम किस तरह से निकालते हैं उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देयर आर 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम: प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। In today class we discuss product method or value added method. See, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड और नेट आउटपुट मेथड मीन्स द सेम, यानी कि तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें हम जितनी भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में एंटरप्राइज होती हैं, फर्म्स होती हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं, उनके द्वारा जो वैल्यू ऐड की जाती है, उनके थ्रू जो यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, वैल्यू क्रिएशन किया जाता है, उसको कैलकुलेट करते हैं और उस वैल्यू को ऐड करके हम लोग क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम। वैल्यू एडिशन निकालने का तरीका क्या होता है? वैल्यू एडिशन मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सपोज एक फर्म ए है और उसने एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो सेल है, वो 100 रुपीज़ डिसाइड की है सेलिंग प्राइस, या फिर यू कैन से कस्टमर को 100 रुपीज़ में सोल्ड किया है। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसकी हुई थी 60 यूनिट। तो वैल्यू एडिशन कितना किया उसने? 40। ठीक है, ₹100 पर यूनिट कॉस्ट है, 60 पर यूनिट इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी, यानी कि उसने यूज़ की थी, उसके लिए खर्चा किया था। तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की? 40। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है किसी कंट्री के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाली जाती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स सेल्स, यानी कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कितनी यूनिट सोल्ड की, उसकी क्या वैल्यू है, और स्टॉक में क्या चेंज हुआ है, दोनों को ऐड कर देते हो तो हमें गेट हो जाती है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, यानी कि करंट ईयर में जो हम सेल करते हैं, इससे एक्चुअल सेल निकाला हमने। इस करंट ईयर में जो यूनिट हमने मैन्युफैक्चर की थी और हमारे पास जो स्टॉक था, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के बाद हमें पता चलता है कि करंट ईयर की वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। तो वो कहाँ से पता चलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी कि ईयर के एंड में आपके स्टॉक में जो यूनिट्स थी उनकी क्या वैल्यू थी, और जो ईयर के स्टार्टिंग में यूनिट्स थी उनकी क्या वैल्यू थी, उसके कॉम्बिनेशन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? देन नेट वैल्यू एडिशन, क्योंकि सारा वैल्यू एडिशन करके इसमें हमारे पास जो वैल्यू आती है, वैल्यू एडेड मेथड में हमेशा ध्यान रखना, सारी वैल्यू को ऐड करके जो वैल्यू एडिशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास जो वैल्यू आती है आफ्टर एडिंग ऑल द वैल्यू एडिशन बाय द डिफरेंट फर्म्स और डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन अ कंट्री, तो वो वैल्यू एडिशन करके क्या आता है आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर मेथड में जो वैल्यू को ऐड करके वैल्यू गेट होती है वो क्या होती है, जीडीपी एट एमपी होती है, एनडीपी एट एमपी होती है, जीएनपी एट एमपी होती है, जीएनपी एट एफसी होती है। जितने भी हमने अलग अलग कंटेंट पढ़े हैं नेशनल इनकम के, तो आपको पता रहनी चाहिए कि वैल्यू एडिशन से कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू आपको गेट होती है, ताकि आप एक्चुअल फिगर कैलकुलेट कर पाओ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड। ठीक है, तो अगर आपको नेट वैल्यू एडिशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से आपको जो गेट होता है वो क्या थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपको नेट निकालना है तो नेट के लिए क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। देन इसमें हमारे पास जो वैल्यू होती है क्या होती है, वो जीडीपी एट एमपी। ये क्वेश्चन मार्क पता नहीं क्यों नहीं आया यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि जो आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में 1 ईयर में वैल्यू एडिशन ऐड किया है बाय डिफरेंट प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, तो उसका एडिशन क्या है आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू एडिशन में से डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, माइनस। अगर आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम कैसे आप निकालोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्वेश्चन मार्क में जो लिखा हुआ है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नीफिया माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन लेस करते हैं आपके पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसे ही इसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देन उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। किसी भी चीज़ को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एज आई टोल्ड यू, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीज़ें ये डिटेल में डिस्कस की थी। नाउ कम एट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, यानी कि प्रोडक्ट मेथड में हम किस तरह से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं वो डेटा से आप ध्यान से देखिए। नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके पास अगर डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, तो उसकी हेल्प से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। सी क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
यानी दोनों फर्म की अलग अलग वैल्यू आपको निकालनी है और आपको जीडीपी एट एफसी भी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए सीधा सीधा एक चीज दिमाग में रखना है, क्या फॉर्मूला था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये क्या था आपका, वैल्यू एडिशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में इसे कहें तो जो किसी फर्म की परचेज है, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो या किसी भी चीज़ की हो, जो उसने परचेज में खर्चा किया है वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म ए, तो डेटा ध्यान से देखिए, सेल बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, sale by firm B, closing stock of firm A, closing stock of firm B, opening stock of firm A, opening stock of firm B, indirect tax paid by both firm। ये आपको डेटा गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए ने जो वैल्यू एडिशन किया है उसमें क्या क्या यूनिट हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या होता है, सेल्स, सेल्स है 100, देन चेंज इन स्टॉक, फर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक 20 है और ओपनिंग स्टॉक फर्म ए का क्या है 25। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और क्या होता है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि फर्म ए की परचेज। अब आपके पास है परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, इसका मतलब क्या है, बी फर्म ने ए फर्म से खरीदा, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म ए ने फर्म बी से खरीदा, तो ये फर्म ए की क्या है, परचेज। तो ये हो गया सेल, ये हो गया चेंज इन स्टॉक और ये हो गया उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर्मूले में पुट कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। वैल्यू एडिड क्या है, वैल्यू एडिड होता है सेल माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू एडिड बाय फर्म ए, सेल कितनी है 100, आपने देखा परचेज कितनी थी -40, और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 100 -40, 20 में से 25 लेस किया -5, सोल्व किया, आपके पास क्या वैल्यू आ गई 55 करोड़। ये क्या आ गई आपकी वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। क्लियर है। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे फर्म बी के लिए। डेटा देखिए ध्यान से, फर्म बी के लिए सेल क्या है 200, सेल बाय फर्म बी, चेंज इन स्टॉक, फर्म बी का स्टॉक है क्लोजिंग 35, ओपनिंग है 45, परचेज है इसकी 60, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म बी का फर्म ए से परचेज, तो उसकी परचेज क्या है 60। सारी वैल्यू आपके पास है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू। सेल 200, परचेज -60, क्लोजिंग स्टॉक 35, ओपनिंग स्टॉक -45, 200 -60, 35 -45 -10, सोल्व करोगे यू विल गेट 130 करोड़। क्लियर है। तो दोनों फर्म की वैल्यू एडेड आ गई। दोनों फर्म की वैल्यू एडेड को अगर आप ऐड करते हो तो वो क्या मिलता है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फर्म ए की 55 है, फर्म बी की 130 है। दोनों की वैल्यू एडिशन को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, 55 प्लस 130 185 करोड़। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमारा जो वैल्यू आती है ऐड करके वो होती है GDP एट MP, और आपको निकालनी है GDP एट FC।
तो जीडीपी सेम है, सिर्फ एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एफसी में। अगर आपको एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से एनआईटी को माइनस करते हैं, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है दोनों फर्म ने कितना टैक्स दिया है, 30। इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म 30, सब्सिडी इसमें कहीं भी गिवन नहीं है। हमारे पास एनआईटी क्या होता है, एनआईटी होता है एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स आपको 30 गिवन है, सब्सिडी है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आपका एनआईटी। तो प्रैक्टिस जब हम लोग कर लेते हैं तो ये चीज़ शो नहीं करते, डायरेक्टली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, 1,85,000 माइनस एनआईटी मीन्स 30, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 155, और सारा डेटा करोड़ में है, तो फाइनल आंसर के साथ करोड़ आपने जरूर मेंशन करना है। क्लियर है? तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता नेशनल इनकम, तो आप क्या करते, आपसे नेशनल इनकम पूछा होता, नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एट एफसी, तो क्या फॉर्मूला यूज करते, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीशिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस एनआईटी। अगर आपके पास डेटा होता तो आप वैल्यू पुट करके फाइनल नेशनल इनकम क्या कर देते, कैलकुलेट कर देते। ठीक है, तो ये प्रॉपर फॉर्मूला है, जीडीपी होता माइनस डेप्रीशिएशन होता, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता, और एनआईटी क्या होता, माइनस। क्लियर है? चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट ए फर्म एक्स फॉर द ईयर 2015-16 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। मार्केट प्राइस पे आपको नेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस पे निकालनी है, मार्केट प्राइस पर। आपको गिवन है सेल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, डेप्रीशिएशन गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, और रेंट गिवन है। ये सारे कंटेंट आपको गिवन है। वैल्यू एडेड में फैक्टर इनकम का कोई यूज़ नहीं होता, तो रेंट तो इसमें आएगा ही नहीं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि किसी चीज़ के प्रोडक्शन में जो भी इनपुट्स यूज़ किए हैं उन सब की वैल्यू। तो ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रोडक्शन में जो भी इनपुट्स यूज़ किए हैं उन सब की वैल्यू। तो रॉ मटेरियल भी क्या है, एक इनपुट्स है। तो ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड है, तो इसको भी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना। अब आपको नेट वैल्यू एडिट निकालनी है मार्केट प्राइस पे, तो क्या फॉर्मूला होगा, सेल्स देन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन देन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस डेप्रीशिएशन। क्योंकि मार्केट प्राइस ही निकालना है तो उसको इजीली आप कर सकते हो। सारी वैल्यू हैं, फॉर्मूला आपके पास है। कंफ्यूजिंग आइटम था वो मैंने आपको बता दिया। कंफ्यूजिंग क्या है इसमें कि आपको रेंट का कोई यूज़ नहीं करना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी सारे वैल्यू का समेशन होता है, यानी कि समेशन ऑफ ऑल इनपुट्स होता है। तो इसलिए ये एज्यूम किया जाता है कि रॉ मटेरियल इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए इसे अलग से माइनस नहीं करते हैं। तो
फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रीशिएशन। तो इससे जो आपको पास वैल्यू आएगी वो आएगी नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्स का इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर फैक्टर कॉस्ट की बात आती है। यहाँ पे कहीं भी फैक्टर कॉस्ट की बात नहीं आई, इसलिए हमने इनडायरेक्ट टैक्स को यूज़ नहीं किया। सारी वैल्यू आपके पास है। सेल है हमारे पास 90, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15, इंटरमीडिएट कंजम्पशन -40, डेप्रीशिएशन 40। सोल्व करोगे आप 90 + 10 -40 -20, 100 में से 40 लेस किया 60 में से 20 लेस किया 40 करोड़। डेटा आपका है, यानी कि आपसे पूछा था नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस, तो वो आपके पास क्या हो गया 40 करोड़। क्लियर है। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है। सपोज आपसे क्या पूछा होता, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मीनिंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी है। सिमिलरली आपसे पूछा होता नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और यू कैन से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। तो आप क्या करते, सेम फॉर्मूला यूज़ करते, इसमें एक चीज़ और आ जाती, क्या, -NIT। तो क्या होता, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रीशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 10 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या हो जाता 90 - 10 100 -40 60 -20 40 -10 यानी कि 30 करोड़ आपकी क्या हो जाती, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और यू कैन से NDP एट FC। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ऑल सेट। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ये मेथड यूज़ करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। पहला प्रिकॉशन है कि सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करती। यानी कि ऑलरेडी आपके पास गुड हैं, प्रोड्यूस होके आ चुके हैं, आपने उसे यूज़ किया और आपने उसको सेल कर दिया, तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आएगी। या किसी से आपने सेकेंड हैंड प्रोडक्ट परचेज किया, उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी उस ईयर में ऐड हो चुका है इनकम में, जिस ईयर में उसकी फ्रेश प्रोडक्शन हुई थी। इसलिए अगर सेकेंड हैंड परचेज और सेल है, उसको वैल्यू एडिशन में कंसीडर नहीं करते, ऐड नहीं करते। देन कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। लेकिन अगर आपने सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज के लिए किसी ब्रोकर को हायर किया है, जिसने आपकी डील क्रैक कराई है, उसको उस बदले में आपने अगर कोई कमीशन दिया है, तो उस कमीशन को हम वैल्यू एडेड में ऐड करते हैं, क्योंकि वो फ्रेश इनकम जनरेशन है। ठीक है, गुड फ्रेश इनकम जनरेशन नहीं है, क्योंकि गुड्स की वैल्यू हम उस ईयर में, जिस ईयर में वो मैन्युफैक्चर हुआ था, उस ईयर में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इसलिए उसको नहीं किया। बट अगर आपने सेल एंड परचेज पे कोई कमीशन दिया है, तो उसको उसकी वैल्यू में आप कंसीडर करोगे। देन
ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज टेकन इनटू अकाउंट। अगर आपने प्रोडक्शन अपने खुद के लिए किया है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन मतलब अपने खुद के यूज़ के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए कोई प्रोडक्शन किया है, तो उसकी वैल्यू भी हम नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जो बीच में आप इनपुट्स यूज़ करते हो, उसकी वैल्यू आप गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में कंसीडर नहीं करते हो। आप सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू कंसीडर करते हो, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी ऐड है। क्लियर है? क्योंकि आप जब फाइनल गुड्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें वो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड है। अगर आप इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों की वैल्यू ऐड कर दोगे तो एक ही वैल्यू एक से ज़्यादा बार काउंट हो जाएगी और इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर है? तो हमें क्या करना होता है कि एक ही बार वैल्यू को ऐड करना है, फाइनल गुड की वैल्यू को ऐड करना है, इंटरमीडिएट को ऐड नहीं करना है, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देन imputed rent of owner occupied house is also taken into account because all house has rental value। अगर आपका घर आपका अपना है, आप किसी को किराया नहीं देते हैं, तब भी उसका एक इम्प्यूटेड रेंट आप निकाल के ऐड करोगे, क्योंकि नेशनल इनकम निकालते समय हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज, सारे फैक्टर की इनकम को कंसीडर करते हैं। इसलिए आपने देखना होगा कि जितना बड़ा आपका घर है, उस लोकेलिटी में उतने बड़े एरिया का क्या रेंट है, वो रेंट एस्टिमेट करके आप उसको वैल्यू एडिशन में कंसीडर करोगे। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट कंसीडर। बट अगर आप सेल्फ कंजम्पशन यानी कि अपने घर में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हो तो उनको नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे। आप जो अपने घर वालों के लिए करते हो उसकी उस सर्विस की वैल्यू कैलकुलेट करके नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, क्योंकि उस सर्विस की मार्केट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। आपका अगर प्रॉपर्टी का रेंट है तो आप वो देख सकते हो कि उस लोकेलिटी में उतने एरिया का क्या रेंट है और अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बट अगर सर्विस की बात आती है तो सर्विस की आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैल्यू एडेड इन गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ओनली। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वैल्यू एडेड की बात करते हो तो इस मेथड में गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देती है, मीन्स सैलरी देती है, अलाउंसेस देती है, डिफरेंट सर्विसेज के फॉर्म में जो भी काइंड में या मनी में कोई भी चीज़ प्रोवाइड करती है, तो उसकी वैल्यू सिर्फ नेशनल इनकम में कंसीडर होती है, और यू कैन से डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर होती है। दीज आर द प्रिकॉशंस फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। देन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों गुड्स की वैल्यू को आउट ऐड कर देते हो तो वो क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस। अगर एक ही चीज़ की वैल्यू एक से ज़्यादा बार गिनी जाती है तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इससे क्या होता है? It leads to the overestimation of value of goods and services produced। इससे जो एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू ओवर वैल्यू हो जाती है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आती है। देन इस प्रॉब्लम को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में। अगर आप डबल काउंटिंग की वैल्यू को अवॉइड करना चाहते हो तो या तो आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लो या फिर वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करो, यानी कि हर एक
बंदे ने हर एक स्टेप पे जो वैल्यू ऐड हुई है उसको कंसीडर करो। क्लियर है? यानी कि या तो सबकी वैल्यू एडिड लो या फिर क्या करो, फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट को लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एक नंबर से कन्वे कर देती हूँ। सपोज किसी गुड्स की फाइनल वैल्यू है 40, या तो आप क्या ले लो 40, या फिर सपोज एक बंदे ने ए ने कोई गुड खरीदा 10 का और बी को उसे 15 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया, और बी ने इस पे कुछ वैल्यू ऐड की और सी को सोल्ड कर दिया 25 का। देन इसने आगे डी को सोल्ड कर दिया 40 का। इसने खरीदा 10 का, बी को सोल्ड किया 15 का, बी ने सी को सोल्ड किया वैल्यू एडिशन के बाद 25 का, और फाइनल क्या है 40। तो या तो आप नेचुरल इनकम में फाइनल गुड्स यानी कि 40 को कंसीडर करो, या फिर वैल्यू एड बाय ईच स्टेप और ईच सेक्टर और ईच ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ से 10 से शुरू किया, फिर 10 से 15 कितनी वैल्यू ऐड हुई 5, बी टू सी कितनी वैल्यू ऐड हुई 10, सी टू डी 40 माइनस 25 15। देखिए 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30 प्लस 10 40, दोनों से आंसर क्या आएगा सी। यानी कि अगर आप डबल काउंटिंग को अवॉइड करना चाहते हो तो या तो आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लो या सबका वैल्यू एडिशन लो, तभी आप एक्यूरेट नेशनल इनकम की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड ऑफ नेशनल इनकम। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।